ये एक टॉपिक रह रहा था आप लोगों का, क्योंकि ये बीच में जब हम कर रहे थे ना ज्योग्राफी अब से पहले, तब ये नहीं हो पाया था, क्योंकि हमें पॉलिटी पे देना था ध्यान, क्योंकि पॉलिटी भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो एटमॉस्फेयर और या वायुमंडल, तो सबसे पहले तो वायुमंडल है क्या? तो वायुमंडल जो है यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यानी जो हमारे चारों तरफ ना हमें गैसेस जो है उन्होंने घेर रखा है। जो हम इवन हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है या आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, वो भी इसका जो मीडियम है वो एयर है, यानी कि वायु है। वायु के बगैर जो है हम आसपास इतनी दूरी पर एक दूसरे को सुन भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, कार का शीशा। जब कार के शीशे लगा लेते हैं आप, तो बाहर वाले की आपको आवाज बहुत कम सुनाई देगी या सुनाई भी नहीं देती है। कुछ कार के शीशे ऐसे होते हैं। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि वो शीशे के बीच का जो मीडियम है, जो कि एयर है, वो समाप्त हो जाता है। अब जब मीडियम ही नहीं है, तो बाहर से जो आवाज है वो हमें अंदर सुनाई नहीं देती। तो एयर जो है ये चारों तरफ है, मतलब जो वायुमंडल है इसके बारे में इतना ही है कि विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जो कि पृथ्वी के चारों ओर है, यह वायुमंडल कहलाता है। यानी कि हमारे चारों तरफ जो है एक गैसों का मिश्रण है जिसने हमें घेर के रखा है, उसे कहते हैं हम वायुमंडल। अब वायुमंडल के संगठन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। संगठन मतलब कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, इसका संगठन क्या क्या है। तो वायुमंडल में मेनली गैसेस होती है, वाष्प यानी भाप, और या धूल के कण होते हैं। मेनली जो इसमें गैसेस हैं, जो सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहती हैं, वो है नाइट्रोजन। इसका सिंबल भी याद रखना है नाइट्रोजन का, N2। क्योंकि कई बार पेपर में क्या होता है, नाइट्रोजन वो ऐसे ना लिख करके, कभी कभी हो जाता है नाइट्रोजन ऐसे ना लिख करके, वो सिर्फ ऐसे भी सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो आपको सिंबल भी याद रखना है कि आप नाइट्रोजन इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और आप इसको ध्यान रखेंगे। तो नाइट्रोजन, इसमें सबसे अधिक गैसेस जो है वो नाइट्रोजन होती है 78.08। और इसको आपको पूरा पॉइंट में याद नहीं रखना है, क्योंकि कभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ये नहीं देंगे कि 78.08% होती है। हमेशा वो उसका 78%, ये माइनस में रहता है, मतलब इसको नहीं मानते, वो सिर्फ उतना ही देंगे कि 78%। और ऐसे ही ऑक्सीजन का जो है 20.95% जो है ये एटमॉस्फेयर में होती है, यानी कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है। और इसको हम पढ़ते हैं 21%, क्योंकि अगर इस साइड 9 है तो ये मैथमेटिक्स में ऑटोमेटिकली हम इसे 1 मान लेते हैं, और ये 21% माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, 0.036%, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। तो ऐसे याद रखेंगे, नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है। मतलब इसे बस इतना मानेंगे, 0.3% है, 0.03% है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट गैसेस है। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन जो है ये आग बुझाने का काम करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी नाइट्रोजन जो है, अगर कहीं पे आग लगती है तो ये आग लगने नहीं देती। ये गैस जो है आग के प्रभाव को कम करने की कोशिश करती है नेचुरली, मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप ही कम करने की कोशिश करती है। तो इसका जो प्रतिशत है वो ज्यादा है। ऑक्सीजन जो है ये जो है आग लगाने का काम करती है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई रिएक्शन हो पाएगी, अगर ऑक्सीजन है तो ही आग जल पाती है। तो इसकी प्रतिशत इसके हिसाब से है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बिल्कुल मिनिस्क्यूल है, और ये जो है ड्राई फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आग बुझाने का काम करती है। शुष्क जो होती है, जो अग्निशमक होते हैं, ये फायर ब्रिगेड वाले रखते हैं अपने पास, सब जगह पे होते हैं, तो उसमें ड्राई फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रखी जाती है आग को बुझाने के लिए। वो ये नेचुरल कॉज है और ये हमने बनाया है। सूखी जो कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई फॉर्म में रखते हैं, ये हमने बनाया, नेचुरली कम करती है, अपने आप ही कार्बन डाइऑक्साइड ये नाइट्रोजन कम कर देती है। तो ये तो ही गैसेस के प्रतिशत की बात। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछेंगे कि कितने प्रतिशत है नाइट्रोजन, कितने प्रतिशत है ऑक्सीजन।
फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बेसिकली हम ऐसे मानते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो टेम्परेट एरिया होते हैं, जहाँ का टेम्परेचर कम होता है, वहां पर वो फल सब्जियां कैसे उगाते हैं, वो क्या करते हैं, एक हाउस बनाते हैं, एक ऐसा फार्म जो है, इस तरह का कोई घर बनाएंगे, इस तरह का फार्म बनाएंगे और उसे कैसा बनाते हैं, कांच का, है ना, देखा है कभी, कांच का बनाते हैं। फॉरेनर्स को देखा है कभी, फॉरेनर्स जो है अदर एरिया में, कनाडा में, वो सब सब्जियां कैसे उगाते हैं, उनके यहाँ तो ठंड रहती है, तो उन्हें जो है सन की लाइट को ट्रैप करना होता है, यानी टेम्परेचर वहां का डाउन रहता है, तो वहां पर किस तरह से वो उगाते हैं, वो क्या करते हैं, ये सब कांच का बना देते हैं। अब इसमें उन्होंने वो रखे हैं अपनी जो भी फल सब्जियां फार्म में, बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं उनके, उन्होंने अपनी फल सब्जियां वो रखी है। अब यहाँ पे ना सूरज की किरणें जब इस कांच के घर में आएंगी तो वो आ जाती है, लेकिन इससे वापस नहीं जा पाती। आने के लिए तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जाने के लिए ये ट्रांसल्यूसेंट ओपेक हो जाता है, मतलब अपारदर्शी, इससे जो गैस है ऊपर नहीं जा पाती। आ तो जाएंगी आसानी से, लेकिन जा नहीं पाती है। तो वो जो गर्मी है, वो जो हीट है, वो जो टेम्परेचर है, इसका इंक्रीज होने लगेगा और उसकी वजह से ये जो फल फूल है, इनका जो टेम्परेचर है, जो रिक्वायरमेंट है इनको, वो मिल जाती है और उससे यहाँ पर ये सब्जियां उगाती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे ठंडे एरिया में भी हम ये चीज करते हैं, जैसे अब के समय में हम करेंगे, कुछ फल सब्जियां ऐसी हैं जो पाले से खराब हो जाती हैं, जिनको टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो हम या तो पॉलिथीन से ट्रैप कर देते हैं, पूरा ढक देते हैं, या फिर ग्रीन हाउस बना देते हैं, इसे कहते हैं हम ग्रीन हाउस। अब ये जो है पृथ्वी पे भी सेम ऐसे ही होता है। अब इस घर की जगह पे, इस घर की जगह पे हम मान लेते हैं अर्थ, अब है हमारी अर्थ। अब अर्थ के साथ भी यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सन है, सन से जो सूरज की किरणें हैं ये आ जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर एटमॉस्फेयर में, ये आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जा पाती और ये यहीं रह जाती है। उससे जो है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। अगर ऐसा हो कि किरणें आके वापस चली जाएं तो अर्थ बिल्कुल आइस की तरह जम जाती। तो अर्थ पे जो पॉसिबिलिटी है वो बनाया इस तरह से है क्रिएशन करने वाले ने, कि ब्रह्मांड को इस तरह से बनाया गया है कि अर्थ पे जीवन इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि यहाँ से ये किरणें वापस चली जाती है। बट अब हमारे पास इसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। पोल्यूशन की वजह से हमने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कर दी है जो नेचुरली होनी चाहिए उससे भी ज्यादा हमने कर दी है। किसकी वजह से, व्हीक्यूलर एमिशन, इंडस्ट्रीज से जो निकल रहा है, इसकी वजह से हमने क्या कर दिया, एनहेंस कर दिया उस चीज को। तो ग्रीन हाउस का जो है हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है और इसी नेगेटिव इफेक्ट को हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। इस बार जम्मू कश्मीर में बर्फ नहीं पड़ी है, पिछली बार पड़ी थी और इस बार फोरकास्ट है कि पूरे 3 महीने ड्राई रहेंगे, कोई बर्फ नहीं है वहां पर। तो ये जो जलवायु परिवर्तन क्या है कि हमारे एरिया में महीने में 4 महीने हर साल 12 साल से 35 साल से बारिश होती आ रही है और 35 साल बाद हमारे यहाँ 4 साल बारिश ही ना हो, सूखा पड़ जाए, तो उसे हम कहेंगे कि जलवायु परिवर्तित हो रही है, यानी जलवायु परिवर्तन हो गया। तो जलवायु जो है हमारी परिवर्तन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो जो ग्लेशियर है वो भी पिघल रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई है कि आर्कटिक भी पिघलना स्टार्ट हो गया है। आर्कटिक जो ग्लेशियर है जो जमे रहते हैं सालों साल, वो भी पिघलने शुरू हो गए। अब उससे इफेक्ट क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल कैसे, मान लीजिए ग्लेशियर पिघल रहा है, अब ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो पानी तो आएगा ही, क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा। जो सी लेवल यहाँ था वो अब यहाँ पहुंच जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है वो भी डूबने स्टार्ट हो जाएंगे। जो जकार्ता है, मैं इसका एग्जांपल आपको बता रही हूँ, इंडोनेशिया में जकार्ता है राजधानी, जकार्ता से राजधानी वो शिफ्ट करने की कह रहे हैं इंडोनेशिया वाले। क्यों, क्योंकि जकार्ता धीरे धीरे
डूबने लग रहा है, उसका जो कोस्ट लाइन है वो डूबनी स्टार्ट हो रही है, और फोरकास्ट है वहां पर कि कुछ समय बाद जकार्ता पे सी लेवल जो है ऊपर आ जाएगा। तो ये किस कारण हो रहा है? ये इसी कारण हो रहा है कि ग्लेशियर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो है ये पिघल रहा है, और इनकी वजह से सी लेवल बढ़ रहा है। और इसका मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमारी इंडिया की कोस्ट है ये टूटने की वजह से यहाँ पे सबमर्ज हुई थी इधर की तरफ। अगर सी लेवल और बढ़ता है, अगर सी लेवल और बढ़ता है तो यहाँ पे लक्षद्वीप है। एक समय अगर ऐसा आया कि सी लेवल बढ़ा तो ये सारे आइलैंड डूब जाएंगे हमारे यहाँ पे। मालदीव तो बचेगा ही नहीं, अंडमान निकोबार जो हमारे छोटे छोटे आइलैंड है ये भी डूबने स्टार्ट हो जाएंगे अगर सी लेवल बढ़ा। तो इसका जो हैवोक है वो बहुत बड़ा है, मतलब अगर इससे होगा डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है। इस वजह से इस बार जो है क्लाइमेट की बातें क्यों हो रही हैं, अभी हमारे यहाँ पे हुआ, इसको आप लिख लेना साइड में, COP28 अभी दुबई में हुआ है। ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है, ये अभी दुबई में हुई है, और इसमें टारगेट सेट किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन जो फ्यूल है उसका यूज किया जाए, कार्बन का यानी कोयले का जो इस्तेमाल है उपयोग वो कम करने की कोशिश की जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए गए हैं, इलेक्ट्रिक बसेस लाई गई हैं, इलेक्ट्रिक कार की भी बात हो रही है, और इलेक्ट्रिक बाइक भी अभी असम में पहली बार चलाई गई है। तो क्यों हम इलेक्ट्रिक चीजों पर शिफ्ट कर रहे हैं? ताकि व्हीकुलर एमिशन जो है ये कम हो सके, यानी कि वाहनों से जो धुआं निकल रहा है उसको हम कम कर सके। तो इस वजह से COP28 जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये अभी COP28 दुबई में हुई है, इससे पहले इजिप्ट में हुई थी। तो इसलिए तो वर्ल्ड लीडर मिल रहे हैं। G20 में जब हमने अभी अध्यक्षता की है भारत ने इसकी, G20 में भी हमने क्लाइमेट को लेकर भी बात की है, और इंडिया तो बहुत कमिटेड है इस चीज के लिए, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ होगा अगर क्लाइमेट चेंज होता है? कल को सुनामी आएगी तो कहाँ इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा? डेवलप कंट्री तो अपनी तैयारी में है, उनके पास तो पैसा है, मरेगा कौन? गरीब। तो जो कंट्री पुअर है, डेवलपिंग कंट्री है, जो साउथ, ग्लोबल साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में, उन कंट्रीज पे सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कोविड आया था तो हम लॉकडाउन ही एकमात्र हमारे पास एक वो था वेपन जिससे हम थोड़ा बहुत रोक पाए कोविड की चीज। अगर कल को यहाँ सुनामी या ऐसी कोई चीज कोस्टल एरिया में आती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे पर पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया बहुत ज्यादा कमिटेड है इन चीजों के लिए। तो इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, की कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ऊपर जा रहा है, यानी बढ़ रहा है, और उस टेम्परेचर के बढ़ने के हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो अब इसमें एक गैस होती है ओजोन 3, इसको याद रखना, ओजोन या O3। ऑक्सीजन का एक और इसमें मतलब मॉलिक्यूल होता है, तो ये ऑक्सीजन जैसे O2 होती है ना, ऐसे ही ओजोन O3 होती है, लेकिन ये सांस लेने योग्य नहीं होती, ये जहरीली होती है, हम सांस नहीं ले सकते, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट कौन सी वाली इंपॉर्टेंट है? जो ऊपर है, जो हमारे पास है ही नहीं। जो वाहनों से निकलती है वो तो जहरीली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली गैस। अब इस गैस को हम यहाँ पे देखते हैं, ये है इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में, हम दोबारा यहाँ पे आएंगे। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस होती है, ओजोन की परत होती है, और ये हमें इंपॉर्टेंट जो है पराबैंगनी किरणें जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, उनसे बचाती है। सूरज में से बहुत सारी हार्मफुल किरणें निकलती हैं, उन किरणों को ये पृथ्वी पे आने से रोकती है और हमें बचाती है। अब किस तरह से? क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, अगर वो स्किन पे पड़ जाती हैं तो उनसे स्किन कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। और ये स्किन कैंसर की घटना तुमने देखी होगी, ऑस्ट्रेलिया, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, यानी कि अंटार्कटिका में ये केसेस ज्यादा देखे गए हैं। अंटार्कटिका वाले मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में देखे गए हैं, और अंटार्कटिका में जो है इसकी परत जो है वो कम होनी भी स्टार्ट हो गई है। स्किन कैंसर के केसेस आ रहे हैं इस ओजोन लेयर के कम होने की वजह से। तो ओजोन लेयर O3, इसका फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। वायुमंडल में 10 से 15 किलोमीटर तक होती है पृथ्वी से ऊपर, और ये एक फिल्टर का काम करती है, क्योंकि ये सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको वापस कर देती है, आने नहीं देती पृथ्वी पे। फिर वायुमंडल की हमने देखनी है संरचना। अब संरचना कैसे है? तो वायुमंडल जो है इसमें लेयर्स बनी हुई है। अभी इन लेयर को ऐसे देखना आप, ये ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर मीसोस्फेयर, और फिर है एक्सोस्फेयर। मतलब इस तरह से लेयर बनी है। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीसोस्फेयर है, और उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रोपोस्फेयर की, यानी कि सबसे निचली लेयर जो है जिसमें हम है। ये जो ट्रोपोस्फेयर है जो हमें एनगल्फ किए हुए है, ये वाली लेयर। तो ट्रोपोस्फेयर को हम हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहते हैं। यह सबसे निचली परत है और 13 से 18 किलोमीटर होती है। मैंने 13 से 18 इसलिए लिखा है क्योंकि जहां हम रहते हैं यहाँ पे ये 13 किलोमीटर है। जैसे कि अर्थ है, हम रहते हैं यहाँ, हम कहाँ रहते हैं पता है? हम यहाँ रहते हैं, इंडिया इधर है। तो जीरो पे यहाँ इक्वेटर है, मध्य भूमध्य रेखा, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इधर, कर्क रेखा, और ये कैंसर है मकर रेखा। तो हमारी कंट्री इधर है, हमारे यहाँ से जा रही है, नहीं मकर रेखा इधर, कर्क रेखा और मकर रेखा यहाँ से, तो ये यहाँ से जा रही है। अब जैसे भी ये देख लेना, कर्क और मकर, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कर्क किसे कहता है, मकर किसे कहता है? कर्क और मकर किसे कहते हैं? कैप्रिकॉर्न क्या होता है? कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैं बताऊंगी। वो नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? बिच्छू, हाँ उसे ही कहते हैं। ठीक है ठीक है, बस इसमें कंफ्यूजन है। अब ऐसे याद रखना, इधर है कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ कर्क, और ये है कैप्रिकॉर्न। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, हिंदी में कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं समझ आएंगी। तो हम यहाँ पर है टॉपिक ऑफ कैंसर में, तो हमारे यहाँ पर जब ये लेयर होगी तो ये लेयर सिर्फ हमारे यहाँ पे 13 किलोमीटर है, लेकिन इन वाले इस एरिया में ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ये 18 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है 18 किलोमीटर तक होती है यहाँ पर। मतलब ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी, कौन सा है, उत्तरी, ये उत्तर दिशा है तो ये उत्तरी ध्रुव है ना, और ये कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। तो जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर और उत्तरी ध्रुव पर, इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर तक होगी है, और हमारे यहाँ इस एरिया में 13 किलोमीटर तक है, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है 13 से 18 किलोमीटर। इस परत में वाष्प और धूल के कण होते हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वाष्प और धूल के कण? वाष्प और धूल के कण ना हो तो क्या हो पता है? जो पृथ्वी की किरणें हैं वो सारी वापस आ जाएंगी, जो वापस भेजनी है वो नहीं जा पाती। तो पृथ्वी में एक हीट बैलेंस होता है, वो हमें पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हीट बैलेंस का मतलब क्या है कि हमारी पृथ्वी ना अपने आप ही हीट को बैलेंस कर लेती है। मतलब कितना पार्ट नीचे आएगा, कितना पार्ट ऊपर जाएगा, वो डिसाइडेड रहता है अपने आप नेचुरली। कि अगर 100 पार्ट आ रहा है ना नीचे, तो वो 100 का 100 हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे नहीं आएगा। यानी कि सन की जो 100 किरणें हैं, 100 हीट है, 100% हीट है, वो नहीं नीचे आएगी। उसमें से कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। इस तरह से पृथ्वी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती है। ठीक है, जैसे कोई बॉडी, जैसे कि आज के टाइम में क्या आ रहा है, माइक्रोवेव आ रहे हैं, ये ऐसे ऑटोमेटिक नहीं आ रहे हैं। पृथ्वी अपने आप में ऑटोमेटिक है कि अगर उसे लगता है कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो बैलेंस हो जाता है। तो वो बैलेंस किससे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वाष्प और धूल के कण। तो वाष्प क्या करता है, जैसे ही किरणें आती हैं पानी की बूंदों से, उनसे क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, वो जो पार्ट है उसका वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। और इस तरह से जो पृथ्वी है ये अपना पूरा टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रखती है। इस परत में सभी मौसमिक घटनाएं होती हैं, यही है जिसमें बारिश भी होगी, मौसम खराब भी होगा, तूफान भी आएगा, सब इसी लेयर में होगा। ट्रोपोस्फेयर में ही सारी घटनाएं होती है, ये बात आपको पता भी होगा। क्योंकि वो जहाज कहाँ उड़ते हैं, इस वाले जेट जो उड़ते हैं, जेट वो इससे ऊपर वाली लेयर में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं इससे ऊपर वाली लेयर में? क्योंकि इस लेयर में जो है मौसमिक घटनाएं जो है वो खराब रहती है। ठीक है, तो जेट जो है वो उससे ऊपर वाली लेयर में उड़ते हैं। कौन से में? स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल भी कहते हैं। ये 50 किलोमीटर तक होती है और इस परत में ओजोन गैस होती है, वो मैंने बताई दिया है इधर भी कि ओजोन गैस होती है जो कि पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें अब इसमें हम यहीं पे पढ़ेंगे पोल्स में। तो जो पोल्स हैं
वो ऐसे जानो कि ये हमारी अर्थ है, इसके बीच में दो तीन इमेजिनरी लाइन है, उनको याद रखना है। ये मैंने अभी भी बताया, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तीन लेयर है, तीन वो है लाइंस, इमेजिनरी लाइंस है, इनमें डिवाइड किया हुआ है हमने। फिर इसके बाद यहाँ पे टेम्परेट रीजन आ जाता है और यहाँ पर पोल्स हैं। पोल्स यानी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव पे तो है आर्कटिक, इसे कहते हैं हम आर्कटिक। आर्कटिक, अभी हमारे यहाँ से इंडिया से एक मिशन गया है आर्कटिक पर, उसका नाम मैं आपको देख के बताऊंगी, हो सकता है पूछ लें। तो आर्कटिक पर एक मिशन भेजा और वहां पे अभी भी अंधेरा है। उसे मतलब जो गए हैं उस वाले ध्रुव पे आर्कटिक में मिशन पर भेजा। मिशन मतलब रिसर्च के लिए, रिसर्च के पर्पसेस के लिए जाते हैं ना, तो इस तरह से हमारे यहाँ से इंडिया से अभी मिशन गया है आर्कटिक पर। तो जैसे उनकी एक उन्होंने व्लॉग वगैरह बनाया, समहाउ इंटरनेट भी नहीं है वहां पर, बिजली भी नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर, तो वहां पे टोटल अंधेरा है। तो वो इस बात को बता रहे हैं कि यहाँ पे सुबह जो होगी ना वो मार्च के एंड में जाके होगी, फरवरी या मार्च में वहां पे सुबह होगी। मतलब आपको पता है वो 6 महीने दिन और 6 महीने रात का कॉन्सेप्ट, हाँ ये उस जगह पर है, ठीक है। तो आर्कटिक पर, तो आर्कटिक पर जो है ये इस समय आर्कटिक पर 6 महीने की रात चल रही है, तो वहां पर है वो अभी। तो आर्कटिक है और नीचे क्या है, इसे क्या कहते हैं हम, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर भी हमारे मिशन है। अंटार्कटिका के तो मिशन मुझे याद है, हमारे मिशन है वहां पर अभी जो काम कर रहे हैं भारती और मैत्री, दो मिशन है हमारे वहां पर। रिसर्च सेंटर बने हुए हैं वहां पर, लोग भी रहते हैं, रहते मतलब रिसर्च पर्पसेस के लिए, हमेशा वहां नहीं रहते, वहां रहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे ऐसा कहा जाता है कि 25 से 50 किलोमीटर तक की शीट है आइस की, वहां कुछ नहीं उगाया जा सकता, वहां कोई खाने का सोर्स नहीं है, और वहां जिंदा बच के भी आ जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है, वहां नहीं है कुछ भी। तो अंटार्कटिका पे इनहेबिटेबल है। इनहेबिटेबल का मतलब क्या होता है कि वहां कोई नहीं रह सकता, इनहेबिटेबल। तो अंटार्कटिका पे हमारे हैं भारती, मैत्री। और हमारे यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री सबसे पहले वहां पे लगाया गया था रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका पे, लेकिन अब ये बंद कर दिया गया है, अब ये काम नहीं कर रहा है। भारती और मैत्री वहां पर अभी काम कर रहे हैं। तो अंटार्कटिका की बात हम कर रहे थे, और यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कुछ पार्ट अफ्रीका का, कुछ पार्ट साउथ अमेरिका का, तो ये जो कुछ कंट्रीज है ये इस लाइन के बीच में आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर ओजोन की परत जो है वो कम हो रही है। जो ओजोन है ना, ओजोन की जैसे यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में लेयर है, वो लेयर बाकी सब एरिया में ठीक है, बस इस जगह पर वो कम हो रही है ना, माइनस में हो गई, ये कम होती जा रही। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ओजोन होल। ये हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ओजोन होल या ओजोन छिद्र उसे कह देते हैं। अब यहाँ पे उसके होने की वजह से क्या हो सकता है, तो उसकी वजह से त्वचा का कैंसर हो रहा है यहाँ के लोगों में, जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ इनको स्किन कैंसर हो रहा है इसकी वजह से। तो ये भी बहुत चर्चा का विषय बना था जब ये होना स्टार्ट हो गया था, और फिर धीरे धीरे इसका कारण भी हम करेंगे। तो स्ट्रेटोस्फेयर देख लीजिए, 50 किलोमीटर तक है, ओजोन गैस इसमें उपस्थित होती है। ओजोन गैस हमारी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, इनसे रक्षा करती है। फिर आता है मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर जो है यहाँ पर ये 80 किलोमीटर तक है, इसके ऊपर यहाँ हमारा ट्रोपोस्फेयर हो गया, यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, यहाँ हो गया मीसोस्फेयर। तो मीसोस्फेयर या मध्य मंडल, यहाँ पर तापमान बहुत कम हो जाता है, यानी कि -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान चला जाता है। उसके बाद है हमारा आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आयनोस्फेयर जो है ये 80 से 400 किलोमीटर तक के बीच होता है, और इसे आयनोस्फेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, सम काइंड ऑफ दीज पार्टिकल। अब ये पार्टिकल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप जैसे कि हमारे यहाँ पे एफएम रेडियो सभी सुनते थे पहले, अब तो फोन आ गए, फोन ने तो सबका ले ली जगह एफएम वगैरह की, बट अभी भी जो शौकीन है वो लोग सुनते हैं एफएम।
तो एफएम और रेडियो जो हम सुनते हैं वो किस वजह से हम सुन सकते हैं, ये वेव्स होती हैं जिनका नाम ही रेडियो वेव है, ठीक है। उसे कहते हैं रेडियो इसलिए तो रेडियो कहते हैं उसे, एफएम को रेडियो। तो रेडियो जो है, ये रेडियो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वेव्स होती है, यानी कि तरंगे होती है, जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं। मतलब ये ऐसी तरंगे होती हैं जिनके स्टेशंस के थ्रू, मतलब जो एंटीना वगैरह जो बनाए जाते हैं ऑब्जर्वेटरी, उनके थ्रू ही हमें सुनाई दे सकती है। तो रेडियो वेव्स को पृथ्वी से जब ये ऊपर की ओर उठती हैं, तो ये आयन इनसे टकराते हैं और इनको नीचे भेज देते हैं पृथ्वी में। इसकी वजह से ही एफएम हम सुन पा रहे हैं। अगर ये आयन मंडल ना होता तो एफएम, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, टीवी, कोई चीज वर्क नहीं करती अगर ये आयन मंडल नहीं होता। क्योंकि आयन मंडल क्या करता है, उन रेडियो वेव्स को नीचे ही ट्रांसमिट कर देता है, जिसकी वजह से वो आवाजें हमें सुनाई देती हैं। तो ये आयनोस्फीयर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन है, मोबाइल फोन, टावर, जितना भी सब कुछ चल रहा है वो इसी मंडल के द्वारा चल रहा है। जितनी वेव्स होती है रेडियो वेव्स, यही कम्युनिकेशन वेव्स है जिनकी वजह से हमें सब सुनाई देता है, ठीक है, फोन पे। तो जो टावर हैं वो रेडियो वेव्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो जब हम बात करते हैं, वो रेडियो वेव्स एक टावर से दूसरे टावर की फ्रीक्वेंसी पे जाती हैं, और तब हमारी जो बातें हैं वो पॉसिबली हो पाती है, ठीक है। तो ये आयनोस्फेयर हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट, एक्सोस्फेयर के बारे में साइंटिस्ट को ही कुछ नहीं पता, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, ये बाहर की लेयर है जो कि अंतरिक्ष के बाहर जाके मिलती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे आपको बताना था, ओजोन छिद्र, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि आर्कटिक अंटार्कटिका पे जो है ओजोन की जो लेयर है वो कम होती जा रही है, छेद नहीं हुआ है। मतलब ओजोन होल से मतलब आप ये नहीं सोचना कि कोई छेद हो गया, छेद नहीं हुआ है, परत बेसिकली कम हो रही है। जो पहले इतनी थी, है ना, अब वो कम होती जा रही है, मतलब पतली हो रही है परत इसकी। उसकी वजह से मैंने बताई दिया, स्किन कैंसर की बीमारियां जो है उस तरह की बीमारियां हो रही है। अब इसका कारण लिख लेना यहाँ पर, किसकी वजह से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये आता है कि ओजोन छिद्र किसके कारण होता है, या ओजोन की जो परत है वो किन गैसों की वजह से कम हो रही है। ये इजी क्वेश्चन आते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसका नाम तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसेस होती है जो ओजोन के साथ मिलके और रिएक्शन कर लेती है, और उसकी वजह से, रिएक्शन की वजह से ओजोन जो है एक मिनट, फ्लोरोकार्बन, कार्बन। अब इसको आप एक का नाम लिखेंगे, बाकी सबका हो जाएगा, क्योंकि इसे कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे कहेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसका नाम लिख लेना बस, हाइड्रो और फ्लोरोकार्बन इसमें मैंने लिखा ही है। ये गैसेस हैं क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से, ठीक है। इन्हें याद रखना है, इन्हीं की वजह से जो है। और ये गैसेस कहाँ से निकलती है आपको पता है? हमारे एसी से, हमारे रेफ्रिजरेटर से, जो फोम, स्लीप वेल वाली फोम हम यूज करते हैं उनसे, जो डिओड्रेंट होते हैं, जो डिओड्रेंट वाले जो हम परफ्यूम यूज कर रहे हैं, डिओड्रेंट मतलब नॉट सेंट वाला, सेंट तो प्योर होते हैं, जो डिओड्रेंट आ रहे हैं, गैसेस वाले डिओड्रेंट आ रहे हैं, इवन जो ये हमारा काला हिट वगैरह जो आ रहे हैं, ये सब जो है इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो कि ठंडा फील कराती है, ठीक है। ये गैसेस जो होती है, ये होती है एसी में जो ठंडा फील कराने के लिए, और रेफ्रिजरेटर में होती है। और जब एक एसी रेफ्रिजरेटर खराब हो जाते हैं तो ये वायु में रिलीज हो जाती है। तो ये कारण है जिसकी वजह से ओजोन का छिद्र, मतलब ओजोन होल जो है ये हो रहा है। तो दिस इज डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपका रह गया था, इसको आप कर लीजिएगा। और अब हम कल से, हमारा एक टॉपिक और रह गया आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें हम मेनली टेम्पल यानी कि मंदिर और पेंटिंग करेंगे और भाषाएं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट हमारी लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज जो भी है, और डांस, बस। और संगीत का मैं कुछ बता दूं।